बिहार प्रदेश का एक ज़िला लगता है दरभंगा और दरभंगा में आफरीन नाम की एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 16 या 17 साल के आसपास होगी। वो अपनी भाभी का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में जाती है। वहाँ से कई दिन रहना पड़ता है वहाँ पे। और इसी रहने के दौरान एक ही सफाई कर्मचारी जिसका नाम रघुनंदन होता है, उससे प्यार हो जाता है। इन दोनों की प्यार मोहब्बत कुछ इस कदर चलता है कि किसी ने इस बात की कल्पना नहीं की थी। और जब लगभग इनकी प्यार मोहब्बत आगे बढ़ता है तो इसके बाद फिर उस लड़के की लाश मिलती है। वो भी 7 टुकड़ों में मिलती है। पुलिस इस घटना के खुलासे के लिए तमाम प्रयास कर रही थी, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे हों, गुमशुदा की तलाश हो या अलग अलग थानों में लिखी गई एफआईआर हो। लेकिन पुलिस उस कातिल की तलाश की, आखिरकार कत्ल क्यों किया गया और क्यों इतने सारे टुकड़े किए गए। लेकिन पुलिस की कोशिश उस वक्त नाकाम हो जाती है जब कोई सबूत ही नहीं मिलता है। उस लड़के के हाथ पैर पर लिखा हुआ था RA, और यहीं से दोनों नामों से एक नाम में कातिल का नाम छुपा हुआ था। पुलिस ने उस कातिल को पकड़ा, गिरफ्तार किया और जब जेल भेजा। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था आखिरकार लाश इतना दूर कैसे पहुंच गई। बिहार प्रदेश का एक ज़िला है दरभंगा और दरभंगा का एक थाना लगता है मनीगाछी, और मनीगाछी थाना क्षेत्र का गांव लगता है कन्होनी। दरअसल जितेंद्र पासवान जो कि इसी गांव के रहने वाले होते हैं, इनका बेटा है जिनका नाम रघुनंदन पासवान होता है। उम्र 21 साल होती है और 31 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास का वाक़या हो रहा था। अपने बेटे को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके पूछते हैं कि तुम कहाँ पर हो। जो उसका बेटा होता है रघुनंदन पासवान, वो कहता है कि पिताजी मैं अपने दोस्त के पास आ चुका हूँ, मैं अपने दोस्त से बात करके उससे फ्री होकर तुरंत वापस आऊँगा और आपसे फिर बात करूँगा। जैसे ही पिता ने यह बात सुनी, पिता को थोड़ी तसल्ली हो जाती है क्योंकि बेटे की उनको ज़्यादा फिक्र हो रही थी। इसके बाद फिर कई घंटे बीत जाते हैं और बेटे से फिर संपर्क नहीं हो पाता है। दिन निकलता है, यानी कि 1 नवंबर 2024 आ जाता है। उसके बाद फिर जितेंद्र पासवान अपने बेटे रघुनंदन पासवान को फिर से फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद सुबह 7 बजे के आसपास का वाक़या था। जब फ़ोन कर रहे थे तो फ़ोन उसका स्विच ऑफ आ रहा था। अब उसका फ़ोन बंद होना ही पिता के लिए परेशानी का सबक बन जाता है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि रात बात हुई थी लेकिन उससे फिर संपर्क नहीं हो पा रहा था। जिस दोस्त का नाम लिया गया था, मैं उस दोस्त के घर जा रहा हूँ, उस दोस्त से भी संपर्क करता हूँ, लेकिन वो दोस्त साफ इनकार कर देता है कि मेरे पास तो रघुनंदन नहीं आया था। फिर मैं कैसे कहूँ, बार बार रघुनंदन के बारे में पूछ रहे थे लेकिन दोस्त साफ साफ इनकार कर रहा था। अब पिता और उसकी माँ थी, वह अपने बेटे की तलाश करने के लिए दोनों दंपत्ति इधर से उधर हर दरवाजे को खटखटाना शुरू कर देते हैं। एक तारीख निकलती है, जो तारीख निकलती है 3 तारीख निकलती है। इस तरह से यह नवंबर की एक एक तारीख निकलना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे करके लगभग 10 दिन का समय बीत जाता है। आखिरकार घर वाले परेशान हो जाते हैं। उसने जिस इलाके में जाने की बात कही थी, जहां अंतिम लोकेशन बता रहा था, आखिरकार माँ और बाप दोनों उसी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज करा देते हैं। हमारा बेटा 31 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास, उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया था। उसके बाद 10:30 बजे के बाद कोई संपर्क नहीं हो पाया था। वो गायब हो गया है। उसे ढूंढ दीजिए, तलाश कर दीजिए। हमने ऐसी जगह नहीं है जहां अपने बेटे को तलाश ना किया हो। पिता का रो रो कर बुरा हाल था। आखिरकार पिता और माँ परेशान थे क्योंकि उन्हें बेटे की तलाश थी। इसी बीच में 11 नवंबर 2024 का ही दिन था। यह महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई का एक इलाका है। गोराई और गोराई के पास में सैफाली है। सैफाली के पास में एक गांव लगता है बाबरपाड़ा। दरअसल बाबरपाड़ा के जंगल में एक जगह से दुर्गंध आ रही थी। दुर्गंध बहुत ज़्यादा बेहिसाब थी तो लोग थोड़ा परेशान थे। उस दुर्गंध को लेकर 112 नंबर पर फ़ोन किया। पुलिस मौके पर आते हैं और मौके पर आकर देखती है कि पॉलीथीन के अलग अलग पैकेट में
रखे हुए 7 पैकेट थे और 7 पैकेट के अंदर जब उन्हें खोला जाता है तो लाश के टुकड़े मिलते हैं। किसी में हाथ तो किसी में पैर और किसी में सर, और बाकी हिस्सा एक पूरे लाश थी, जिसे देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि यह किसी युवक की लाश है। उम्र लगभग 21-22 के आसपास रही होगी। जितने भी आसपास के थाने होते हैं, थानों में वो फ़ोटो सर्कुलेट कर दिए जाते हैं। साथ ही जितने भी थाने होते हैं, ये सूचना दी जाती है कि आपके थाने क्षेत्र में कोई गुमशुदा हुआ है, गायब हुआ है, तो उसके बारे में हमें कोई जानकारी दे दीजिए, ताकि हम पता कर सकें कि आखिरकार मामला क्या है। जिस जगह पर वो टुकड़े मिले थे, उस इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, उस सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जाता है। वहाँ ऑटो दिखाई देता है, आता है जाता है, लेकिन वो नंबर कुछ साफ नहीं था, इसलिए ऑटो आता है और वापस चला जाता है। उसे लग रहा था कि शायद इस लाश को ऑटो के माध्यम से फेंका गया। इससे यह भी पता चल रहा था कि जो लाश जिसकी है वो कोई बहुत बड़ा नहीं है, एक सामान्य से परिवार से बिलोंग करता है। एक तरफ पुलिस एक लाश मिली, 7 टुकड़े मिले, उसके कातिल को तलाश कर रही थी। एक तरफ माँ और बाप वो अपने बेटे को तलाश कर रहे थे। इसी बीच में एक कान से एक सिपाही कहता है कि बाबूजी, आप अपने बेटे को जो ढूंढ रहे हैं, एक सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, इस फ़ोटो को देख के बताइए कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपका बेटा हो। 7 अलग अलग टुकड़े थे, उन 7 टुकड़ों में एक टुकड़ा ऐसा भी था, शरीर का उस टुकड़े पर लिखा हुआ था बड़े अक्षरों में RA। तो जब RA लिखा होता है, उस RA को लिखा देखकर पिता कहता है कि तो मेरा बेटा ही है। जैसे ही पुलिस वाले ने ये कहा कि तुम्हारा बेटा है, कैसे हो सकता है, उसने कहा कि जी इस पर RA लिखा हुआ है। अब RA के बारे में पूछा जाता है कि क्यों RA, उसका लड़के का नाम रघुनंदन पासवान होता है, लेकिन RA क्यों लिखा हुआ है। फिर ये पीछे की वजह कहानी जब अपना सुनाता है तो सुनाने के बाद फिर पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है बिहार प्रदेश के ज़िला दरभंगा से। दरभंगा में एक हॉस्पिटल होता है। अब 1.5 साल पुरानी यह बात है, जब यह लड़का उसमें साफ़ सफाई कर्मचारी का काम कर रहा था। तब एक अफरीन नाम की लड़की होती है। अफरीन एक काल्पनिक नाम है, क्योंकि ए से हमने उससे जोड़ने की कोशिश की है। अफरीन अपनी भाभी का इलाज कराने के लिए आती है और उसे हॉस्पिटल में रुकना होता है अपनी भाभी की देखभाल के लिए, तीमारदारी के लिए। जब भाभी के देखभाल के लिए रुकना होता है, इसी बीच में जो एक लड़का है जिसका नाम रघुनंदन पासवान है, रघुनंदन पासवान हॉस्पिटल की साफ़ सफाई में हिस्सेदारी ले रहा था, अपना काम कर रहा था, ड्यूटी कर रहा था। उस लड़के को देखते ही पहली नज़र में इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। लड़की उसके हॉस्पिटल में रहते हुए किसी न किसी रूप में मदद कर रहा था और यह मदद उसको अच्छी लग रही थी, और देखते देखते वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फ़ोन पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। बातचीत लगातार बढ़ रही थी और आगे जब बातचीत बढ़ रही थी तो ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। हालांकि इन दोनों के जो घर होते हैं एक दूसरे से लगभग 22 किलोमीटर का अंतर होता है, लेकिन यह दूरियां कोई ज़्यादा दूरियां नहीं थी। जब भी बात करने का मन करता था, एक दूसरे को फ़ोन लगाते थे, फ़ोन पर बातचीत हो जाया करती थी। लेकिन इस प्यार की भनक लड़की के परिवार वालों को लग जाती है। जैसे ही लड़की के परिवार वालों को इस प्यार की भनक लग जाती है तो लड़की के परिवार वाले थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, इस बात का ऐतराज़ करते हैं, विरोध करते हैं, लड़की को भी डांटते हैं, डपटते हैं, फटकारते हैं, कहते हैं कि आज के बाद उस लड़के से मिलने की कोशिश मत करना। उस लड़के को भी डांटा जाता है, फटकारा जाता है कि तुम उस लड़की यानी कि अफरीन को मिलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। दोनों परिवार आपस में बातचीत भी करते हैं। इसके बाद एक वक्त पंचायत आयोजित की जाती है और पंचायत में फैसला लिया जाता है कि लड़का लड़की से मिलने की कतई कोशिश न करें, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। यह बात उसके पिता के रघुनंदन के पिता जितेंद्र को पता चलती है तो जितेंद्र थोड़ी तकलीफ़ होती है, ऐसा ना हो कि बेटे को कोई नुकसान हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को बहुत दूर यानी कि महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है पुणे, उसे भेज देते हैं। और पुणे में वह
एसी का काम करने लगता है। एसी की कंपनी होती है, वहाँ पर अपना काम करने लगता है। लेकिन वह लड़का बीच बीच में उस लड़की से संपर्क साधने की कोशिश करता था। घर वालों को ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि यह लड़की उससे फिर से बातचीत करना शुरू कर दे। इस लड़की का जो भाई होता है, जिसका नाम सतार होता है, सतार मुंबई में रहकर वह एक जगह पर काम करता है। उसका बकरे मीट वगैरह बेचता है। उसके उस इलाके में उसका नाम मीरा, भयंदर मुंबई में रहकर जो यह सतार होता है, बकरे का मीट वगैरह बेचता है, वहीं से अपना कारोबार करता है। तो उसने सोचा कि क्यों ना अपनी बहन को अपने पास मुंबई ही बुला लिया जाए। तो इसलिए वो अपनी बहन को मुंबई बुला लेता है। लड़का पुणे में रहने लगता है और लड़की मुंबई में मीरा भयंदर में रहना शुरू कर देती है। पिता अपने बेटे से ऐसा कोई दिन नहीं था, ऐसी कोई लम्हा नहीं था जब उस पर नज़र नहीं रखता था। जितेंद्र पासवान अपने बेटे यानी कि रघुनंदन से बार बार बातचीत करता था और पूछता था कि तुम कहाँ हो, ठीक हो। जब भी बेटा घर आ जाता तो सो जाता तो तसल्ली हो जाया करती कि 31 अक्टूबर 2024 की रात 10:30 बजे के आसपास से बातचीत करता है। बेटा कहता है कि मैं दोस्त के पास आया हूँ, यानी कि अंधेरी में वो पहुँचा हुआ था। जब अंधेरी की बात आती है तो अगले दिन संपर्क होता है, लेकिन संपर्क नहीं हो पाता, फ़ोन उसका बंद आता है। फिर पिता अंधेरी पुणे ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ उस बेटे को तलाश ना किया गया हो, लेकिन बेटा नहीं मिलता है। आखिरकार लाश मिलती है। लाश के हाथ पर ए जो हाथ था उससे आर लिखा जाता है और आर की कहानी समझाई जाती है पुलिस को। तो पुलिस ने उस सतार की तलाश करना शुरू कर देती है। आखिरकार पुलिस 13 नवंबर 2024 को सतार नामक लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। मीरा भयंदर से गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ करती है। शुरुआत में इधर उधर की कहानी बताना शुरू कर देता है, लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो राज खोल देता है। और आज कुछ इस तरह से खोलता है कि इस लड़के ने यानी कि रघुनंदन ने इस लड़के से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उस लड़के का नंबर जो था वह बंद हो चुका था। इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के बाद लड़की के भाई सतार को ही फ़ोन मिला दिया। सतार से बातचीत की। सतार ने कहा तुम परेशान क्यों होते हो। लड़की को फ़ोन दे देता है। उस लड़के से कहता है कि तुम इस लड़के को अपने पास बुलाओ। यानी कि 31 अक्टूबर 2024 की बात 10:30 बजे के आसपास दोस्त के घर नहीं बल्कि अपनी प्रेमिका के घर, जिसका नाम अफरीन होता है, उसके घर पहुंच जाता है। उसके भाई के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वहाँ पहुंचता है तो उसे कोई माहौल ऐसा लग नहीं रहा था कि उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। वहाँ बैठे हैं, आराम से बैठ कर शराब पीते हैं। ज़्यादा मात्रा में शराब पी लेता है रघुनंदन। तो उसको फिर से उल्टी आने लगती है। उल्टी आने के बाद उससे कहा जाता है कि तुम जाकर इत्मीनान से सो जाओ। उसे वहाँ सुला देता है और सतार बैठा हुआ अकेले में शराब पी रहा था। जब वह बहुत ज़्यादा नशे में हो जाता है तो तब उसे गुस्सा आता है। उसे कहता है कि इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह मेरे घर पर भी चला आया मेरी बहन से मिलने। इसलिए जिस बकरे को अलग अलग बकरों को जिस हथियार से, जिस चाकू से काटता था, उसी चीज़ से उसने उस लड़के के अलग अलग हिस्से कर दिए, टुकड़े कर दिए। जब वो सोचने पर मजबूर हो गया कि यह लाश के टुकड़े ठिकाने लगाएं, तभी उसे ध्यान आता है कि क्यों ना इसे पॉलीथीन पैक कर दिया जाए। और उसके पास पेंट की बाल्टियाँ थी, 4 बाल्टियाँ थी, पेंट की 4 बाल्टियाँ उसकी लाश में। लाश के टुकड़ों को रखता है, पैक करता है और पैक करने के बाद ऑटो वाले से कहता है कि भाई तुम मुझे कुछ कहीं जाना है, थोड़ा दूर जाना है, क्या तुम छोड़ दोगे। ऑटो वाला आता है और पैसे तय करता है और पैसे तय होने के बाद उसे वो गोराई क्षेत्र में बोरीवली पश्चिम में पड़ता है। वहाँ पर एक गोराई है, गोराई में सैफाली है। सैफाली के पास एक गांव लगता है बाबरपाड़ा। वहाँ पर उस 4 बाल्टियाँ जो होती हैं पेंट की, उन 4 बाल्टी को लेकर जाता है। और जब उसे उतार के ऑटो वाला वहाँ से आराम से निकल जाता है और इन लाश के टुकड़ों को वहाँ पर उस बाबरपाड़ा के जंगल में फेंक देता है। यह 1 नवंबर 2024 की सुबह
उसने यह काम किया था, आराम से काम करके वो अपना निकल जाता है। उधर तो लड़के के परिवार वाले अपने बेटों को ढूंढ रहे थे, इधर वो लाश को ठिकाने लगाकर इत्मीनान से हो जाता है कि उसे यह लग रहा था कि शायद इस कत्ल का भी खुलासा नहीं होगा। अगर खुलासा करने की कोशिश भी करेगी तो लाश कभी मिलेगी नहीं। लेकिन वो नहीं जानता था कि कत्ल करने का चाहे जितना भी नायाब तरीका क्यों ना हो, लेकिन कातिल कोई ना कोई राज छोड़ देता है। और इसमें राज छूटा था उसके हाथ पैर पर लिखे हुए RA तो बनता है रघुनंदन A से उस लड़की का असली नाम, क्योंकि हमने अपनी कहानी में काल्पनिक नाम नहीं लिया है। बार बार आखिरकार पुलिस ने उस लड़के की जो आरोप होता है सतार उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज देती है। जो लड़की है, लड़की अपने परिवार के साथ वापस पहुंच गई है। अब शायद सतार की ज़िंदगी पूरी तरह सलाखों के पीछे गुजरेगी। और लड़की जो बार बार उससे समझाने की कोशिश कर रही थी, लड़के उसको बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे, दोनों में कोई मान नहीं रहा था। उसके परिवार में उनका बेटा छूट चुका था, शायद कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है। धन्यवाद।